तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उस किस्से की जिसका अपने समय में बहुत चर्चा चला था। अपने ज़माने के सुपर प्रसिद्ध और सुपर कामयाब हीरो रहे ऋषि कपूर ने अपनी किताब में दाऊद इब्राहिम से हुई उनकी दो मुलाकातों का जिक्र किया। जब तक वो मुलाकातें हुई थी तब माहौल और था, लेकिन जब किताब छप के आई तो माहौल और था। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने ऋषि कपूर को ट्रोल भी किया दाऊद इब्राहिम के 93 के मुंबई हमलों के रोल को लेकर। लेकिन जब वो मुलाकातें हुई थी तब ऐसी कोई बात नहीं थी, और इस बात का खुलासा खुद ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में किया। लेकिन उसमें कुछ बातें जो मुझे उस किताब से उन किस्सों को लेके सामने आई, उनसे दाऊद इब्राहिम के काम करने के तरीके का काफ़ी कुछ पता चलता है, जो मेरे साथ भी गुजरा था। मेरी अपनी याद बीती भी है। वो उसमें सबसे पहला जिक्र जो ऋषि कपूर करता है अपनी किताब में, कि जैसे ही वो 1980 में दुबई के एयरपोर्ट से बाहर निकले, उनके साथ उनके एक मित्र थे बिट्टू आनंद। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक शख्स बड़ी जल्दी जल्दी उनके पास आता है, और एक जिसको उस ज़माने में सैटेलाइट फ़ोन कहा जाता था, उसका हैंडसेट जो होता था काफ़ी बड़े साइज़ का होता था। तो वो हैंडसेट ऋषि कपूर को दे के बोला कि दाऊद साहब आपसे बात करेंगे। अब ये ऐसा मौका था एयरपोर्ट पे, प्रदेश की धरती, नाम ऋषि कपूर ने सुना हुआ था, आदमी फ़ोन लेके सामने खड़ा है और सीधा कह रहा है कि दाऊद आपसे बात करेगा। तो अब देखिए ऋषि कपूर की हालत क्या होगी। वो ना चाहते हुए भी उसे बात करनी पड़ी, और साथ में जो दोस्त था उसके रोल का कोई जिक्र ऋषि कपूर ने नहीं किया। तो ऋषि कपूर वो फ़ोन लेके बात करता है दाऊद से, जिसमें दाऊद उसको ऋषि कपूर के कहने के मुताबिक अपने घर पे चाय पे बुलाता है, और ऋषि कपूर ने कोई ना नुक्कर नहीं किया और चाय पे मिलने के लिए मान गए। ये 1988 की बात है। तब तक तकरीबन 3 साल, 3.5 साल के ऊपर का समय हो चुका था दाऊद इब्राहिम को दुबई में रहते हुए। अच्छा खासा ऑफिस बना लिया था। मैं उसके 1 साल पहले मिला था 87 में, तो वो किस्सा मैंने आपको सुनाया, लेकिन उनमें कुछ बातें काफ़ी मिलती जुलती हैं। शायद और लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए होंगे। जैसे ऋषि कपूर ने बताया कि उसको उसके बाद वो अपने होटल में गया, वहाँ पे फ्रेश होने के बाद उसको बुलाने के लिए, लेने के लिए एक रोल्स रॉयस गाड़ी आई RR, और उसको उस गाड़ी में बैठा के कुछ चक्कर वक्कर कटा के इधर उधर के उसको दाऊद इब्राहिम के घर में ले जाया गया, जिसको वाइट हाउस कहा जाता है। कुछ इसी किस्म का वाक़या मेरे साथ 1987 में हुआ था। शायद बहुत से लोगों ने वो मेरा एपिसोड सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग नए भी साथ में जुड़े हैं हमारी चैनल के साथ, तो थोड़ा सा उनको वाक़या मैं भी सुना देता हूँ। 87 में लंदन से वापस आते हुए मुझे एमिरेट्स एयरलाइन ने, मुझे अकेले नहीं, बहुत से लोगों ने जिन्होंने वहाँ पे ब्रेकअप लिया था दुबई में, 1.5 दिन रहने का समय को खर्चा एयरलाइन देती थी, उसमें एमिरेट्स एयरलाइन ने एक किसी होटल में हमारा कमरा बुक करवा के रखा था। मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, बाकी कुछ दूसरे होटल में थे। तो जैसे ही मैं अपने होटल में सामान रख के वॉशरूम में गया, तो वॉशरूम में जो एक्सटेंशन थी टेलीफोन की, रूम सर्विस वाला जो फ़ोन होता है, उसकी घंटी बजती है। और मेरा पहला रिएक्शन ये था कि शायद होटल के रिसेप्शन से फ़ोन आया होगा कि मुझे कोई चाय वाय चाहिए, या कुछ खाने पीने का, या कोई ये पूछने के लिए कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो जैसे मैंने फ़ोन उठाया, कान से लगाया, तो पहली आवाज़ थी, मैं दाऊद बोल रहा हूँ। तो मेरे पास कोई रिएक्शन का टाइम था भाई ये कहने के, हाँ जी बोलिए। तो बोलते आप कितनी देर में तैयार हो जाओगे, तो चाय के लिए आप
हमारे ऑफिस में आपको मिलना है और मेरा आदमी आएगा, आपको पिकअप कर लेगा। तो इसी किस्म की बात बिल्कुल 1 साल के बाद ऋषि कपूर से होती है। जैसे उसको घुमा फिरा के लेके गया, लेकिन मुझे सीधा मेरे ऑफिस से ऋषि कपूर को एक रोल्स रॉयस लेने आई थी। तो उसके बाद में जब मैं दुबई गया तो 1-2 बार मुझे भी उसी गाड़ी में, वाइट कलर की रोल्स रॉयस थी वो, उसमें मुझे भी पिकअप किया गया था, न छोड़ा गया था एयरपोर्ट पे। खैर वो बाद की बात है। तो मुझे एक मैरून कलर की मर्सिडीज गाड़ी लेने आई थी। साजिद शायद उसके ड्राइवर का नाम था। लाल आंखें, थोड़ा सा काला रंग, देखने में खतरनाक लगता था लेकिन बातचीत करने में बहुत नफीस आदमी, बड़े प्यार से बात करता। उसका बेटा शायद आज इंग्लैंड में कहीं है। मुझे थोड़े दिन पहले एक लड़के का एक वीडियो देख के, जिसमें मैंने उस ड्राइवर की बात की थी, तो उसने मुझे कमेंट बॉक्स में और उसके बाद में मेरा नंबर लेके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मैं दाऊद इब्राहिम के ड्राइवर का बेटा हूँ और आजकल लंदन में सेटल्ड हूँ। और दाऊद के जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिली हैं घर की, मेरी जनरेशन वाले, वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। अब इस किस्म का एक लंबा चौड़ा मैसेज उस नौजवान ने मुझे भेजा था। अब मुझे मालूम नहीं कि वो इसी का बेटा है, जब कोई और ड्राइवर था उनका, वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन वो लड़का, ड्राइवर का बेटा, अपनी फैमिली के साथ आज लंदन में वेल सेटल्ड है, उसके कहने के मुताबिक। तो खैर मुझे भी लेके जाया गया ऑफिस में, और उसी तरह जैसे 4 घंटे ऋषि कपूर को वाइट हाउस में लगे थे, बार बार चाय पीते, बातें करते, इधर की उधर की, उसी तरह मेरे साथ भी तकरीबन इतना ही समय पहली मीटिंग में दाऊद के पर्ल सेंटर ऑफिस में लगा था, जिसमें हमारे दोनों के अलावा एक तीसरा शख्स भी मौजूद था जो अभी इस दुनिया में नहीं है, शरद शेट्टी। तो वो किस्सा मैंने सारा आपको सुनाया कि किस मसले को लेके वो मुलाकात हुई थी और किस बात को लेके शरद शेट्टी को बुलाया गया था। और मैंने कहा पहले भी अपने एपिसोड में कि दाऊद के सामने बैठ के मुझे कोई डर या किसी किस्म का कोई कम्प्लेक्स महसूस नहीं हो रहा था, जितना उस शरद शेट्टी का मेरे साथ बैठे हुए का हो रहा था। मुझे दाऊद से ज़्यादा शरद शेट्टी डरावना लग रहा था, जो खतरनाक लग रहा था, जो अनप्रडिक्टेबल लग रहा था। जितना दाऊद से बात करना कंफर्टेबल था, उतना वो शख्स है जिसकी मेरी कोई बात नहीं हुई पूरे समय में, सिवाय एंड में जब वो वार्तालाप हमारी ख़त्म हुई तो तभी उस आदमी ने जो मेरे से हाथ मिलाया, तब मेरा वो जो अंदर का थोड़ा सा डर था वो निकला। खैर उसी तरह ऋषि कपूर ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि 4 घंटे की चाय के दौरान उसने दाऊद से बहुत कुछ सीखा, और जो उसने किताब में नहीं लिखा। मुझे याद है बहुत साल पहले मेरे मित्र राजदीप सरदेसाई, जो मेरा जूनियर कोलीग था बॉम्बे में टाइम्स ऑफ इंडिया में, जब मैं डेली अखबार में काम करता था, उसने मेरा जिक्र भी किया अपनी किताब में एक चैप्टर में संजय दत्त की स्टोरी को लेके। उसके पिताजी जो थे दिलीप सरदेसाई, उनको मैं जानता था, वो क्रिकेट के हिंदुस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों में थे, कैप्टन भी रहे थे। खैर तो सरदेसाई से इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने ये बात मानी थी कि उसने दाऊद से बहुत कुछ सीखा है, और उससे ये बात मानने में कोई शर्म नहीं है कि वो दाऊद को मिला था। और उसने कहा कि हम तो एक्टर लोग हैं, हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और उसके बाद जो एक ऋषि कपूर की फिल्म आई थी डी डे, ये मैंने तो देखी नहीं लेकिन मुझे दोस्तों ने बताया, कुछ मैंने नेट से देखा। उसमें जो एक तरीके से कहते हैं कि दाऊद का रोल ही ऋषि कपूर ने पोर्ट्रे किया था, तो उसको लेके ऋषि कपूर का मानना था कि उसने वो रोल निभाने में बहुत कुछ दाऊद के साथ जो उसकी मीटिंग हुई थी उसमें जो दाऊद को जो देखा परखा था, भांपा था, जो स्टडी किया था, उसकी बहुत मदद मिली उसको, और वो अपना वो गैंगस्टर का रोल निभाने में कामयाब रहा। अब मुझे मालूम नहीं वो फिल्म हिट हुई थी, जब फ्लॉप हुई थी, जब अच्छी थी बुरी थी, वो आपको मालूम होगा जो फिल्में देखते हैं। लेकिन उस फिल्म का जिक्र ऋषि कपूर ने इंटरव्यू में किया था, जो बहुत साल पहले मैंने टेलीविज़न पे कहीं देखी थी।
मुझे दोस्तों इस बात का ख्याल आया कि अगर ऋषि कपूर की उस मुलाकात का इतना जिक्र हो सकता है तो लोगों में कितनी इस बात की जिज्ञासा रहती होगी दाऊद को जानने की, तो उसके बारे में जानने की। उसके बाद उसी इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने एक और वाक्य बताया। अगले ही साल 1989 में ऋषि कपूर और उसकी पत्नी दोनों दुबई में एक लेबनीज शूज स्टोर था। लेबनीज लेदर बहुत मशहूर गिना जाता है और वहाँ का जो उनके वहाँ के बने हुए जो शूज़ हैं वो काफ़ी पायदार माने जाते हैं, अच्छे लंबे समय तक चलते हैं। कुछ बनावट ऐसी होती है, लेदर की चमक ऐसी होती है जो अच्छी लगती है। तो वो शूज़ स्टोर में ऋषि कपूर और उसकी पत्नी शॉपिंग कर रहे थे और वहीं पे दाऊद इब्राहिम अपने 8-10 उनको ऋषि कपूर ने बॉडीगार्ड्स कहा है, लेकिन वो मैंने तो कभी बॉडीगार्ड दिखे नहीं थे दुबई उनके साथ। लेकिन साथ में यार दोस्त जो थे, अनीब कुत्ता हुआ, जो कुछ इस किस्म के और लोग जो ऑफिस में होते थे, वो साथ में चल पड़ते थे पैदल ही। उस ज़माने में आधे रास्ते में तो बड़े जो कंजेस्टेड मार्केट थी वहाँ तो गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, पैदल ही घूमना पड़ता था। वो पुराने ज़माने का दुबई था। तो वो साथ में निकल पड़ते थे 5-6 लड़के लोग मिलने के। मेरे साथ भी कई बार हुआ जब हम सामान लेने के लिए निकले या मेरे ऑफिस से मेरे होटल तक ये लोग आते थे, तब भी 4-5 आदमी होते थे। तो ये अपनी जो उसका जो रुतबा था उस समय, जो उसका जो रहन सहन था, उसका ये पार्ट गिना जाता था कि आप 5-7-6 आदमी साथ में रहते थे। खैर, तो वहाँ पे दाऊद ने उनको बोला कि आप चिंता मत करो, जो आपको ख़रीदना है आप खरीदिए, पेमेंट हम कर देंगे। आपको कोई किसी किस्म की 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन 2 मुलाकातों का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी किताब में किया। तो दोस्तों, मैं ये किस्सा आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मुझे एक बड़े पब्लिशिंग हाउस से ऑफ़र आया कि मैं उनके लिए एक अंग्रेज़ी में किताब लिखूँ, और उन्होंने नाम भी उसका सजेस्ट किया जो एक ज़माने में शायद मैंने ही कहीं अपनी किसी इंटरव्यू में कहा था, लेकिन उसके बाद में मैंने ना लिखने का फ़ैसला किया। वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक किताब लिखूं जिसका जो नाम होगा वो होगा द दाऊद आई नो। वो दाऊद जिसको मैं जानता हूँ, या जो दाऊद को जिस तरीके से मैं जानता हूँ, या उसको ये भी कह सकते हो द अदर साइड ऑफ दाऊद। अब इतनी मुलाकातें हुई हैं मेरी उस शख्स के साथ, वो सब मुलाकातों का जिक्र भी कर दूँ तो अच्छी खासी किताब बन जाएगी। लेकिन मैं किताब लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन मुलाकातों में हमने किसी किस्म के क्राइम की बात नहीं की थी, किसी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी डिस्कस नहीं की, किसी किस्म का कोई पुलिस का वर्किंग या अंडरवर्ल्ड का वर्किंग डिस्कस नहीं किया, कैसे अंडरवर्ल्ड की सिंडिकेट्स चलती हैं उनका जिक्र नहीं किया। हमारी मुलाकातें तो ऐसे होती जैसे 4 दोस्त कहीं बैठ के गपशप लड़ा रहे हैं, लतीफ़े सुना रहे हैं, शेरो शायरी हो रही है। वो ज़िंदगी के अपने पुराने जो जो वारदातें होती हैं, कुछ किस्से होते हैं, वो शेयर करते थे। कई बार तो फैमिली के साथ, मतलब जहाँ दाऊद की फैमिली, उनके रिश्तेदार वगैरह साथ में थे, बच्चे साथ में, औरतें, जावेद मियाँ दाद था उसकी बीवी थी। तो ऐसे ही मेरे और कोई दोस्त, उनकी फैमिली, लंदन के दोस्त, उनकी फैमिली, वहाँ पे बच्चे औरतें ज़्यादा होते, तो उसके बारे में क्या लिखूँ मैं अभी। अगर तो मैंने कोई दाऊद से सवाल जवाब किए होते कि ये अंडरवर्ल्ड आपने कैसे ज्वाइन किया, कैसे शुरू किया, सबसे पहला आदमी किसको मारा, दूसरा कौन मरा, तीसरा कौन मरा, उसको क्यों छोड़ा, उसको क्यों मारा, या इस किस्म की बातें कभी होती तो मैं शायद लिखने की सोच लेता। लेकिन आपके जो अनइंटेंडेड पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जिनका कोई माना नहीं होता इन द लॉन्ग रन, वो ऐसी किताब लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अंडरवर्ल्ड में जो हुआ, जो दुनिया भर के सामने है, उसके ऊपर हम टिप्पणी जरूर कर सकते हैं कि इस बात में कहाँ दाऊद की गलती थी, कहाँ कानून की गलती थी, कहाँ पुलिस की गलती थी, कहाँ सिस्टम की गलती थी, कहाँ कोई और पॉलिटिशियंस का लेन देन था। जो पब्लिक डोमेन में बातें हैं वो की जा सकती हैं। जिन बातों का कोई पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है,
अब मैं क्या किताब में लिखूं कि हमने कौन सा जोक सुनाया था, जावेद मियांदाद कौन से लतीफ़े सुनाता था, या हनीफ कुत्ता कैसे हंसता था, या खालिद पहलवान की दाऊद कैसे रिस्पेक्ट करता था। तो ये बातें सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होती हैं, टेम्परेरीली कुछ किस्से कहानियाँ सुनाने के लिए। किताब लिखना बहुत सीरियस बिजनेस होता है। फिक्शन मुझे करनी आती नहीं, जैसे बहुत से लोगों ने फिक्शन किताबें लिख दी, कॉफ़ी टू टी टेबल तक, या टिम्बकटू से टोक्यो, इस किस्म की किताबें लिखी हैं लोगों ने, लेकिन उसमें फैक्ट्स कम हैं लेकिन फिक्शन बहुत ज़्यादा है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे लोगों को फिक्शन अच्छी लगती है, फैक्ट्स अच्छे नहीं लगते। मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि फ़लाँ किताब में हमने पढ़ा था कि ये बात तो ऐसे हुई थी। वो भूल जाते हैं कि वो शख्स जिसने किताब लिखी थी वो कोई इतिहास नहीं लिखा था अंडरवर्ल्ड का, कोई इस किस्म की कोई जो जिसको हम असल जानकारी कहते हैं, ट्रू फैक्ट्स नहीं दिए थे। उन्हें मिर्च मसाला लगा के इधर उधर की बातें इकट्ठी करके दिलचस्प बनाया। पढ़ने को अच्छी लगती हैं किताबें को, क्योंकि फिक्शन जो है बहुत अच्छी लगती है देखने में। फिक्शन पे फिल्में बन सकती हैं, फिक्शन पे ड्रामे हो सकते हैं, फिक्शन पे सीरीज़ बन जाएंगी, सीरियल बन जाएंगी, नेटफ्लिक्स के लिए शो बन जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स होता है, हमारी जो हिस्ट्री होती है, एक इतिहास होता है, वो मर जाता है। तो मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। वैसे भी आजकल लोगों को पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। जिन्होंने सुनना है, मैं रोज़ किस्से कहानियाँ सुनाता रहता हूँ, यहीं पे सुन लिया करो। एक दिन बैठ के 10-15 इकट्ठे सुन लो तो समझो आपने किताब पढ़ ली। तो दोस्तों, ये ऐसे लाइफ में हादसे होते हैं जब आपको किसी से भी कहीं भी अचानक मुलाकात हो जाती है, बजाय इसके कि वो आदमी कौन है, कैसा नहीं है, आप क्यों मिले क्यों नहीं मिले, ये बातों का कोई मतलब नहीं होता। हालात कभी बदल जाते हैं, आदमी बदल जाते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकतें होती हैं, असलियत होती है, वो वही रहती। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।